हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये वाली वीडियो बीकॉम वाले बच्चों के लिए होने वाली है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, वो बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए थी। तो देखिए, बीए प्रोग्राम और बीकॉम वाले दोनों बच्चों को ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, लेकिन दोनों का सिलेबस अलग अलग होता है। जो बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं उनका सिलेबस थोड़ा कम होता है, लेकिन बीकॉम वालों का सिलेबस ज्यादा होता है। तो आप साथ में इसका सिलेबस भी देख सकते हैं। आपको टोटल 5 यूनिट आने वाली है, ठीक है। तो हम ये 5 यूनिट करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम पे जाना है, मैंने टेलीग्राम की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करते हैं तो भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके पीडीएफ ले सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 का लेसन 1, जिसका नाम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एचआरएम। तो देखिए, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब है जो वैचारिक रूपरेखा होती है ना, तो एचआरएम जो है यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, उसकी जो वैचारिक रूपरेखा है वो कैसी है। वैचारिक मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी थिंकर्स है, उसने एचआरएम के ऊपर अपने क्या क्या थ्योरीज दिए हैं, क्या क्या विचार करे हैं। और ये जो विचार है यानी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो विचार है, ये इवॉल्व कैसे हुआ, कहाँ से आया है ना, इसके बारे में इस चैप्टर में, इस लेसन में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ एचआरएम, यानी इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो देखिए, एचआरएम क्या है। जो एचआरएम है यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक टाइप का ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है, जैसे कि वर्कर हो गया, मैनेजर हो गया, और जितने भी सारे एम्प्लॉइज हो गए, उनको मैनेज करना। तो मैनेज करने में जितने भी प्रोसेसेस आते हैं ना, वो सारे किसके अंदर आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आते हैं। तो देखिए, प्रोसेसेस क्या क्या है, जैसे कि ट्रेनिंग हो गई, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, और जितने भी मैनेजर है और एम्प्लॉइज है, वर्कर्स है, उनके बीच में रिलेशन को अच्छा बनाए रखना, और उनको मोटिवेशन करना, उनको मोटिवेट रखना, और उनको सैलरी वगैरह देना। तो ये सब किसके अंदर आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। अब देखिए, जो एडविन बी फिलिपो है, ये क्या कहते हैं। तो एडविन कहते हैं कि जो भी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल से यहाँ मतलब है जो भी कंपनी का मालिक है, और सोसाइटल मतलब जितने भी वर्कर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, तो उनका जो भी ऑब्जेक्टिव है, जैसे कंपनी को ग्रोथ करना है, तो उनका जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी एम है, उसको पाने के लिए जितनी भी सारी एक्टिविटीज की जाती है, जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डेवलपमेंट है ना, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस, तो ये जितनी भी चीजें सारी करी जाती हैं, तो ये सब क्या हो जाती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाती हैं। क्योंकि जो भी हम एम पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या, ह्यूमन को, जितनी भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उसको अच्छे से मैनेज करना चाहिए। अगर हम उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे तो हम अपने एम तक जल्दी पहुंच पाएंगे। अब देखिए, जो डीजलर है वो क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये भी एक टाइप का ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, एक्वायरिंग। एक्वायरिंग मतलब जो भी हम हायर करते हैं ना, जॉब देते हैं लोगों को, फिर वो अप्लाई करते हैं, तो हम उनको हायर करते हैं। तो उनको हायर करना, उनको फिर ट्रेनिंग देना, उनका जो भी अप्रिसिएशन है उनको मोटिवेट करना, है ना, एम्प्लॉयज की सारी कंप्लेंट्स है उनको सुनना, उनके बीच में रिलेशन अच्छा बनाए रखना, उनके हेल्थ के बारे में सोचना, है ना, उनको हेल्थ बेनिफिट्स देना, है ना, और उनको बैगेज देना, उनकी जितनी भी सैलरी है वो देना, अच्छी सैलरी देना, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना, और उनको एक फेयरनेस कंसर्न देना, यानी उनकी बात सुनी जाए, उनको अच्छा महसूस कराया जाए। तो ये सब जो भी हम ये सारी एक्टिविटी करते हैं, तो ये सब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है कि इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो देखिए, पुराने टाइम में यानी एंशिएंट पीरियड में कई सारे ऐसे मूवमेंट हुए थे जिससे हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पता लगा कि उस टाइम पे ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज किया जाता था। तो एग्जाम्पल के लिए बताया गया कि जो बेबीलोनियन थी उसमें क्या था, कोड ऑफ हेमूराबी। तो ये जो हेमूराबी था, एक इस कोड का मतलब ये था कि लोगों को, जो भी वर्कर्स है, उनको मिनिमम वेजेज मिलेगा। मतलब एक रेट तय कर दिया गया था कि आपको इतने रुपए तो मिलेंगे, और जो 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 वर्कर एक्स्ट्रा काम करते थे उनको एक्स्ट्रा काम का इनिशिएटिव मिलता था। तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे, पुराने टाइम में ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज किया जाता था। तो ये देखिए, कब की बात है, 1800 की। वहीं देखिए 1650 में द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, चाइना में। और फिर देखिए, जो चाइना के लोग थे वो 400 बीसी में समझ गए थे कि जो लेबर टर्नओवर है वो, उसको समझ गए थे कि जो श्रम है यानी जो वर्कर्स है उनका कारोबार कैसे होता है। अब देखिए, अगर हम इंडिया की ही बात करें कि जो कौटिल्य थे, देखिए कौटिल्य कौन थे, चाणक्य। आपने सुना होगा ना, आपने अशोका के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा चाणक्य के बारे में। तो देखिए, जो चाणक्य थे वो एक उपाधि थी, इनका जो रियल नाम था वो था कौटिल्य। तो जो कौटिल्य थे उन्होंने अपनी बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में उन्होंने डीपली बताया था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। और उन्होंने अपनी किताब में यानी अर्थशास्त्र में कई सारे कॉन्सेप्ट दिए थे, जैसे कि जॉब एनालिसिस, सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, इनिशिएटिव सिस्टम एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने अपनी किताब में दिए थे। तो इससे हमें पता चलता है कि पुराने टाइम में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसका कैसे एवोल्यूशन हुआ। अब ये तो होगी एंशिएंट पीरियड की बात। अब हम मॉडर्न पीरियड में आ जाते हैं, यानी 1930 में आ जाते हैं। अब देखिए, इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो अर्ली रूट थी वो 1930 के पीरियड को माना जाता है।
क्योंकि 1930 के बाद क्या हुआ था, द रॉयल कमीशन ऑफ लेबर, ये जो कमीशन थी इसने क्या करा था, इसने सजेशन दी थी कि हम क्या अपॉइंटमेंट करेंगे एक लेबर को, जो लेबर को अपॉइंटमेंट करेंगे, और उन्होंने सजेशन दिया था कि हम एक लेबर ऑफिसर को भी अपॉइंट करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो वो ऑफिसर है वो जो वर्कर है ना उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, और उनको एक स्पोक पर्सन मिल जाएगा, जितने भी लेबर्स है ना, जितने भी वर्कर्स हैं उनको एक स्पोक पर्सन मिल जाएगा जो उनके बिहाफ पर वो ऐसा ऑफिसर जो सरकार से बातचीत करे लेबर के बिहाफ पर। अब देखिए जो सजेशन था ना, आजादी के बाद क्या हुआ, इस सजेशन को एक्ट बना दिया गया, फैक्ट्री एक्ट। तो 1948 के बाद सारी फैक्ट्री के ऊपर इस एक्ट लागू कर दिया गया। तो इस एक्ट से क्या हुआ कि जितनी भी फैक्ट्री थी वो वर्कर्स को तो अपॉइंट करेंगी, लेकिन साथ में क्या है, ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजर होता है उसको भी अपॉइंट करेंगी। ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है यही क्या होता है, एक लेबर ऑफिसर होता है। तो आपने देखा होगा हर कंपनी के अंदर कोई ना कोई एचआर होता है ना, एचआर की पोस्ट होती है। तो हर फैक्ट्री में, हर कंपनी में, आपको हर इंडस्ट्री में एचआर की पोस्ट मिलेगी। उसका काम क्या होता है, जितनी भी वर्कर्स है उनकी डिमांड्स को सुनना, उनकी हेल्प करना, जितनी भी उनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना। अब देखिए 1990 में क्या होता है, तो देखिए 1990 में क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, प्राइवेटाइजेशन होता है, लिबरलाइजेशन होता है। तो इनकी वजह से क्या होता है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, यानी पुनर्गठन किया जाता है उनका। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है ना, सारी कंपनी एक दूसरे से कॉम्पीट करती हैं। तो आगे बढ़ने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज पे ध्यान देना पड़ेगा। उनकी एम्प्लॉयज जो भी काम कर रहे हैं उनकी सर्विस कैसी है ना, उनकी कैपेबिलिटी कैसी है, मतलब जो भी कस्टमर जो वो खुश हो रहा है नहीं हो रहा, सेटिस्फेक्शन उनको देखना पड़ता है। उनको जो जितनी भी एम्प्लॉयज है उनके काम करने की स्पीड कितनी है उसको देखना पड़ता है। तो जितनी भी कंपनीज थी वो अपने एम्प्लॉयज पे ध्यान देने लगी। इससे क्या हुआ, जो भी ऐसे एम्प्लॉयज थे जो भी मतलब जिनमें ज्यादा स्किल्स नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, उनको निकाल दिया जाता था, और जो स्किल वाले जिनको पास नॉलेज थी उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ने लगी। तो ऐसे ऐसे क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डेवलपमेंट यानी एवोल्यूशन होता रहा। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ एचआरएम। तो देखिए इसका पहला नेचर है कि ये परवेसिव फोर्स का होता है, यानी परवेसिव मतलब व्यापक, यानी बड़े पैमाने पर होता है। तो आपने देखा होगा जो एचआरएम है ये हर कंपनी में होता है, जितनी भी हमारे देश में फैक्ट्रीज है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, सब में होता है। तो इसलिए काफी ज्यादा वास्ट है, यानी परवेसिव है, और ये हर लेवल पर होता है, चाहे वो मैनेजमेंट के लेवल पर हो, ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर यूनियन के, और भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इस सब पे क्या परमिट होता है। तो ये क्या, इसका जो नेचर है वो कैसा है, परवेसिव है, यानी व्यापक है। अब देखिए अगला नेचर है एक्शन ओरिएंटेड। अब देखिए एचआरएम में एक्शन की काफी ज्यादा जरूरत होती है, इसमें काफी ज्यादा एक्शन होता है। इसमें कई सारे देखिए रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, जितने भी एक्शन यानी जो कंपनी के वर्कर्स है वो क्या क्या एक्शन कर रहे हैं उन पे ध्यान दिया जाता है, और उनके लिए रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं ना वर्कर्स वगैरह के लिए। और उनकी जितनी भी समस्या होती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉल्व करने के लिए पॉलिसीज बनाई जाती है, रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशन है उसका ध्यान रखा जाता है। तो इसमें काफी ज्यादा एक्शन की जरूरत होती है। अगला है इंडिविजुअली एज वेल एज ग्रुप ओरिएंटेड। तो देखिए जो एचआरएम है यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये क्या ट्राई करता है कि जितने भी एम्प्लॉयज है उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए। जितने भी एम्प्लॉयज है, जितने भी वर्कर है, वो जब अपना काम कर रहे हैं तो वो अपना फुल्ली पोटेंशियल के साथ काम कर पाए, है ना, जितना भी उनका पोटेंशियल है वो अच्छे से काम को दे पाए, जिससे कंपनी का फायदा हो। तो उनको एंकरेज करने के लिए, तो उनका बेस्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए पॉलिसीज बनाते हैं। तो देखिए इस पॉलिसीज जब हम बनाते हैं तो उसमें हम डिसाइड करते हैं कि जो मान लीजिए जो पर्टिकुलर वर्क है इसको कोई इंडिविजुअल करेगा या एक ग्रुप बनाएगा। तो एचआरएम क्या होता है, पीपल क्या काम कर रहे हैं, लोग क्या काम कर रहे हैं, तो पूरा जो वो काम कर रहे हैं एचआरएम उसी के बारे में होता है। तो मान लीजिए कोई काम है जिसको एक इंडिविजुअल कर रहा है, तो वो काम किसको दिया जाएगा, एक इंडिविजुअल को दिया जाएगा। अब मान लीजिए वही काम एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता, एक ग्रुप कर सकता है, तो वो काम किसको दिया जाएगा, एक ग्रुप को दिया जाएगा। तो इसमें यही होता है, काम के हिसाब से देखा जाता है कि इंडिविजुअल करेगा कि ग्रुप करेगा। तो इसी सबको मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है। अगला नेचर है फ्यूचर ओरिएंटेड। अब देखिए जो एचआरएम है यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसका मेन काम क्या है, अपने गोल को अचीव करना। जो भी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके क्या गोल है, उनको मतलब प्रॉफिट कमाना है। तो उनका कोई गोल होगा तो उसको अचीव करने के लिए क्या एचआरएम होता है। तो एचआरएम का क्या नेचर होता है, अपने फ्यूचर गोल को वो अचीव करवाने में हेल्प करना, उनको मोटिवेटेड रखना, जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको मोटिवेटेड रखना, ताकि हम गोल को अचीव कर सके फ्यूचर में। तो इसका जो नेचर है वो क्या होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। अगला है डेवलपमेंट ओरिएंटेड। अब देखिए जो एचआरएम है वो जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं ना फैक्ट्री वगैरह में या इंडस्ट्री में, तो वो उनके डेवलपमेंट पे पूरा ध्यान देता है, उनके पोटेंशियल को कैसे यूटिलाइज किया जा सके उस पर ध्यान देता है। उनको क्या करते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है ना, एचआरएम उनको ट्रेनिंग देता है, उनको स्किल्स सिखाता है, उनको परफेक्ट बनाता है किसी भी काम में, है ना, उनको बिल्कुल ऐसे काम को अच्छे से करने के लिए उनको ट्रेन किया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉइज है उनका डेवलपमेंट होता है। अब देखिए एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट होगा तो जो भी इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, उसका ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होगा। तो इसका एक नेचर ये भी है कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड होता है। अगला है कंटिन्यूअस फंक्शन।
तो अब देखिए जो टेरी है वो टेरी कहते हैं एचआरएम इज नॉट अ वन शॉट डील, यानी ये ऐसा सौदा नहीं है कि एक ही बार में मिल जाए। जो एचआरएम है ये बहुत लंबे समय के लिए होता है, इसमें हर दिन हमें क्या एक्टिव रहना पड़ता है। जितनी भी एम्प्लॉइज है, वर्कर है, उनके बीच में कैसा रिलेशन है, उनकी क्या डिमांड्स है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनको हमेशा उनके सॉल्व करना। तो ये जो कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब ये जो एचआरएम है ना, ये नहीं कि एक बार कर लिया फिर हो गया काम खत्म, ऐसा नहीं होता। तो इसमें क्या डेली फंक्शन होते रहते हैं, डेली हमें क्या एनालिसिस करने पड़ते हैं, सारी प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है, उनको सॉल्व करना पड़ता है। तो जितना भी एचआरएम का फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है। अगला है इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन। तो देखिए जो एचआरएम है ना मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब इसमें क्या है कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि साइकोलॉजी हो गई, सोशियोलॉजी होगी, एंथ्रोपोलॉजी होगी, इकोनॉमिक होगी, और कई सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें कई सारी चीजें को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ह्यूमन ब्रेन के बारे में, लोग कैसे सोचते हैं, है ना, लोगों के बीच में कैसे रिलेशन होता है उसके बारे में पूरा ध्यान रखना, मैनेजर्स वगैरह, उनकी नीड्स को समझना, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड, मतलब उनकी प्रॉब्लम को समझना, उनकी नीड्स क्या क्या है ना, वो क्या चाहते हैं, उन सब पे ध्यान देना। और इन सब पे ध्यान देने के उनपे सॉफ्ट डिसिप्लिन बनाना, यानी थोड़ी सी पॉलिसी और रूल और रेगुलेशन बनाना, उनकी जो भी जरूरतें उनको पूरा करना। तो ये सब किस में आ जाता है, एचआरएम में आ जाता है। तो एचआरएम क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी शो करता है। अब अगला हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। तो एचआरएम का पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो भी गोल है उसको अचीव करवाने में हेल्प करना। और एचआरएम का अगला ऑब्जेक्टिव है कि जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनके स्किल्स को, उनकी एबिलिटी को इम्प्रूव करना, डेवलप करना, और उनके जो वर्क फोर्स है उसको भी इंक्रीज करना। और अगला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक ऐसे एम्प्लॉइज देना जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड हो और वेल मोटिवेटेड हो, ताकि वो कंपनी को ज्यादा से ज्यादा अपना पोटेंशियल दे पाए। और अगला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी एम्प्लॉय जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, ताकि वो संतुष्ट रहे। अगर वो संतुष्ट नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, तो वो जॉब में अच्छा सा काम नहीं कर पाएगा और इससे क्या कंपनी का भी नुकसान हो सकता है। तो एचआरएम का काम है कि उसको सेटिस्फेक्शन देना। वो कैसे दे सकती है, उसको सैलरी बढ़ा करके दे सकती है, या उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके दे सकती है। बस उसको सेटिस्फेक्शन देना है कि हाँ जो मैं जॉब कर रहा हूँ मुझे मेरे लिए बेस्ट है। अगला ऑब्जेक्टिव है एचआरएम का कि जितनी भी एचआर पॉलिसीज हैं, जो एचआर पॉलिसीज है ये कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। तो जितनी भी ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी है उनको सबको एम्प्लॉइज को कम्युनिकेट करना, यानी उनको बताना, ताकि कोई भी एम्प्लॉय है वो अपने अधिकार से, अपने राइट से वंचित ना रह जाए। उनको सब बताना कि आप ये कर सकते हैं, आपको ये करना है। तो उनको क्या करना है, सारी एचआर पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करना है सारे एम्प्लॉइज को। अगला ऑब्जेक्टिव है कि जो भी वर्कर है, काम कर रहे हैं, उनकी वर्क लाइफ को इम्प्रूव करना, उसकी क्वालिटी बढ़ाना। अब वो कैसे बढ़ा सकते हैं, जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको वो पॉजिटिव रख के, है ना, जो वर्किंग कंडीशन है उसको हेल्दी रख के, मतलब वहाँ पे गंदगी ना हो, बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रख के, वहाँ पे मतलब अगर वो गर्मी वगैरह है तो एसी वगैरह लगा करके, मतलब ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट दे करके जिससे क्या है वो वर्किंग उनकी लाइफ बेहतर हो सके, उनको ज्यादा दिक्कत ना हो कोई भी काम करने में, उनकी जो वर्क लाइफ है उसको इम्प्रूव करना है, उनको डेवलप करना है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है कि जो एचआरएम है वो एक टाइप का एक एथिकली और सोशली रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके प्रति, सोसाइटी के प्रति। अब देखिए सोसाइटी में ये नहीं बाहर की सोसाइटी में आ जाते हैं जितने भी वर्कर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, है ना। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं वो अपने जो भी लोग है ना वो अपने अपने एक सोसाइटी बना लेते हैं ना, मिनिएचर सोसाइटी बना लेते हैं किसी भी कंपनी में। तो ये जो सोसाइटी है इनके प्रति कौन रिस्पॉन्सिबल है, एचआरएम रिस्पॉन्सिबल है, एथिकली भी और सोशली भी। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एट द एंटरप्राइज लेवल। तो एंटरप्राइज का मतलब है उद्यम, यानी उद्यम के स्तर पर हम देखेंगे। आप इसको बिजनेस लेवल पर भी समझ सकते हैं। तो देखिए एचआरएम की पहली इंपॉर्टेंस ये है कि ये लोगों को अट्रैक्ट करता है। कैसे करता है, उनकी अपनी गुड ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस से। अब देखिए इसमें गुड प्रैक्टिसेस में क्या आ जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम को सबको सॉल्व करना, उनकी जो इनकम है उनको ध्यान में रखना, उनको इंक्रीमेंट करते रहना, उनकी जितनी भी समस्या उनको सॉल्व करना, एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देना। तो ये जितनी भी प्रैक्टिसेस करते हैं इससे क्या होता है, जितने भी अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं वो अट्रैक्ट रहते हैं, उनको अच्छे से ट्रेनिंग मिलती है। तो जो बेस्ट पीपल होते हैं ना वो ऑर्गेनाइजेशन में बने रहते हैं। और देखिए जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये हेल्प करता है लोगों को ट्रेन करने में, उनके रोल को चेंज करने में, और उनको एक राइट एटीट्यूड बनाने में, है ना। जिससे क्या होता है कि वो अपने जॉब के प्रति उनका राइट एटीट्यूड होता है, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती है जॉब करने में, उनको एक मतलब एक मोटिवेटेड रहते हैं वो अपनी जॉब के प्रति, है ना, अटैचमेंट रहता है उनका जॉब के प्रति। तो वो आसानी से छोड़कर भी नहीं जाते हैं, वो बने रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। और जो एचआरएम होता है वो क्या करता है, टीम स्पिरिट को प्रमोट करता है एम्प्लॉयज के बीच में। जिससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज है हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और क्या करते हैं, वो गोल को अचीव करने में और ज्यादा अपना पोटेंशियल लगाते हैं। और जितने भी एम्प्लॉयज है ना वो अपने जॉब के प्रति या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल रहते हैं। तो ये जो एचआरएम है इनको लॉयल बनाता है एम्प्लॉयज को। और कैसे बनाता है, उनको अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स देकर, उनकी इंक्रीमेंट करके, उनको इनिशिएटिव देकर, है ना, कई सारी चीजें करके, अच्छी पॉलिसीज बना करके, तो उनको क्या करता है, उनको लॉयल बनाता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। अब हम देखेंगे एट द इंडिविजुअल लेवल। अब देखिए पहले हमने बिजनेस लेवल पर देखा था, यानी एंटरप्राइज लेवल पर। तो अब हम देखेंगे इंडिविजुअल, मतलब जो वर्कर है ना उसके लिए जो एचआरएम उसकी क्या इंपॉर्टेंस है।
तो देखिए जो HRM है ये प्रमोट करता है टीम वर्क को, टीम स्पिरिट को एम्प्लॉयज के बीच में, जिससे एम्प्लॉयज क्या करते हैं अपना पूरा पोटेंशियल देते हैं अपने काम को। इससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। और देखिए जो HRM है ये जितनी भी एम्प्लॉयज है उनको कई सारी अपॉर्चुनिटी देता है, जिससे क्या करते हैं वो अपना ग्रोथ कर सकते हैं, अपने पोटेंशियल को राइज कर सकते हैं। अगर वो अपना ग्रोथ करते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली उनकी जो वो है ना सैलरी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, तो इससे क्या होगा एम्प्लॉयज का भी फायदा होगा। और देखिए जो HRM है ये लोगों को अलाउ करता है कि जितने भी एम्प्लॉयज है वो अपना जो भी काम कर रहे हैं वो डेलीगेंस एंड कमिटमेंट के साथ करें। मतलब कि जो भी लोग काम कर रहे हैं वो मतलब ऐसा नहीं सोच के करना है कि आज कर लेता हूँ फिर नहीं करना पड़ेगा, मतलब एक कमिटमेंट होनी चाहिए कि हाँ मुझे काम करना है तो करना है बस। तो मतलब उनको अलाउ करता है। और डेलीगेंस मतलब परिश्रम के साथ, मतलब अच्छे से मेहनत करनी है मुझे काम में, मतलब अपना ग्रोथ करना है तो मुझे ये काम अच्छे से करना है, तो उनको क्या हेल्प करता है ये सब डेलीगेंस और कमिटमेंट के साथ काम करने में। अब हम देखेंगे एट द सोसाइटी लेवल। अब सोसाइटी लेवल पर इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सोसाइटी है ये बाहर की सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की सोसाइटी की बात कर रहे हैं। अब अंदर की सोसाइटी में जितने भी वर्कर्स हो गए, लेबर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, जितने भी एम्प्लॉयज हो गए, सब आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो HRM है ये लेबर की जो डिग्निटी है उसको एनहेंस करने में हेल्प करता है। तो देखिए वो कैसे करता है, प्रोवाइडिंग सुटेबल एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये लोगों को ऐसे एम्प्लॉयमेंट देता है जिससे कि जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको सोशली और साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन मिल सके लोगों को। और देखिए HRM का अगला इंपॉर्टेंस है कि वो एक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है कि कितनी जॉब अवेलेबल है और कितने लोग हैं कि जो उस जॉब के लिए कैपेबल है, इन टर्म्स ऑफ नंबर, उनके कितने नंबर है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, उनकी नीड्स क्या क्या है, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका एप्लीट्यूड कैसा है ना। तो ये सब देखा जाता है। तो वो एक बैलेंस मेंटेन करके रखता है कि हाँ इतनी जॉब है और इतने लोग कैपेबल हैं, ठीक है। और HRM का अगला इंपॉर्टेंस है कि वो जितना भी ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट है उसको एलिमिनेट करे। कैसे करे, बाय द कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। मतलब अगर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉय के फिजिकल पे ध्यान देगा, उनकी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देगा, तो इससे क्या होगा कि जो वो एम्प्लॉय है वो हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा और काम करने में पूरा मन लगाकर काम करेगा, जिससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो वो कैसे कर सकता है HRM, उसको एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट देकर, है ना, उन पे ज्यादा लोड ना डाले, है ना, उससे जो मेंटल हेल्थ बनी रहे उनकी, है ना, अच्छी बनी रहे। और फिजिकल हेल्थ क्या कर सकता है, वो जिम खुलवा सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उनको क्या अलग से मोटिवेट कर सकता है कि आप अपना योगा वगैरह करें, तो उनकी मतलब हेल्थ को सुधारने में हेल्प कर सकता है। अब हम देखेंगे नेशनल लेवल पर HRM की क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखिए जो HRM है वो ह्यूमन रिसोर्स को एक इफेक्टिव तरीके से यूज करता है, तो इससे क्या होता है कि जो भी नेचुरल, फिजिकल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनका एक अच्छी तरीके से उपयोग हो सकता है। मतलब जितने भी हमारे देश के रिसोर्स है ना उनका अच्छे से यूज किया जाएगा, उनको मतलब बर्बाद नहीं किया जाएगा। अब देखिए जो HRM है लोगों को ट्रेनिंग देता है, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करता है, उनको एटीट्यूड को इम्प्रूव करता है ना। तो इससे क्या होता है कि जो ऐसे लोग हैं जिनको अच्छे से स्किल पता है, उनमें स्किल है, उनमें एटीट्यूड अच्छा, उनके पास वैल्यूज है, तो ऐसे जो लोग हैं ना देश को आगे बढ़ाते हैं, नेशन को हेल्प करते हैं, नेशन के डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा योगदान देते हैं। और ऐसे लोग जिनमें स्किल है और अच्छे से नॉलेज है, उनमें वैल्यूज है, उनमें एटीट्यूड है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं हमारे देश को हेल्प करते हैं दूसरे देशों से कम्पीट करने में, टू बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट, यानी एक अच्छे जीवन स्तर और अच्छे रोजगार के लिए कम्पीट करने में हेल्प करते हैं। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ HRM। तो देखिए इसके दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक तो मैनेजरियल फंक्शन एंड ऑपरेटिंग फंक्शन। अब देखिए मैनेजरियल फंक्शन में चार तरीके के फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और ऑपरेटिंग फंक्शन में है प्रोक्यूरमेंट फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन, कंपनसेशन फंक्शन, इंटीग्रेशन फंक्शन एंड मेंटेन। तो चलिए एक एक करके इन सभी फंक्शन को देखते हैं। तो देखिए जो HRM है इसका पहला फंक्शन है मैनेजरियल फंक्शन। तो इसमें क्या करता है ये HRM, जितने भी एम्प्लॉयज है, जितने भी लोग हैं ना, जितने भी वर्कर्स हैं उनको मैनेज करता है। तो कैसे मैनेज करता है, पहले प्लानिंग बनाता है। तो प्लानिंग में क्या होता है, कई सारे डिसीजन लिए जाते हैं ह्यूमन रिसोर्स गोल के लिए, है ना, और कई सारे पॉलिसीज बनाए जाते हैं, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को प्रिपेयर करा जाता है, बजट बनाया जाता है कि इतना बजट है, इतने प्लान है हमारे, ये हमें अचीव करना है, तो पूरा प्लानिंग की जाती है। फिर ऑर्गेनाइजिंग की जाती है। तो देखिए ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग एक टाइप का ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी टास्क है, मतलब कोई भी गोल है उसको हमें अचीव करना है, तो कौन लोग इसको अचीव करेंगे, कितने समय में करेंगे, तो ये ऑर्गेनाइजिंग की जाती है कि ये लोग ये काम करेंगे, ये ग्रुप ये काम करेगा, ये इंडिविजुअल ये काम करेगा, तो सबको उनके उनके काम दे दिए जाते हैं, तो इनको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग करना। फिर अगला काम आता है डायरेक्टिंग। तो देखिए डायरेक्टिंग में क्या होता है, लोगों पे नजर रखा जाता है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो डायरेक्टिंग में क्या करते हैं, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आपको ये काम ऐसे करना है, उनको सलाह देते हैं कि आपको ये काम ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है ना, और उन पे ध्यान रखते हैं, उन पे नजर रखते हैं कि वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको लीडरशिप की प्रोवाइड करवाई जाती है कि आपको ऐसे काम करना है। तो देखिए डायरेक्टिंग से क्या होता है, ये हेल्प करता है जो भी इंडिविजुअल है उसको एक मतलब एक अच्छा फील कराने के लिए कि हाँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं गोल को अचीव कर सकता हूँ। इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है ना उसका मोटिवेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और क्या होता है, जितने भी ह्यूमन है ना उनके बीच में क्या रिलेशन अच्छा हो जाता है, जितने भी लोग हैं उनका आसपास में ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रति जो रिलेशन है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और लास्ट है कंट्रोलिंग।
तो देखिए कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है, चेकिंग की जाती है कि सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे, वेरिफिकेशन की जाती है, रेगुलेटिंग करी जाती है, कई सारी पॉलिसीज बनाई जाती है ना, उन पे कंट्रोल करने के लिए। और जो भी छुट्टी वगैरह लेता है उनके लिए नियम बनाए जाते हैं, कई सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो आखिर में क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं ताकि लोग क्या अपने काम के लिए अच्छे से मोटिवेटेड रहें। अब हमने ये देख लिया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये क्या करते हैं, लोगों को मैनेज करते हैं। और अगला काम क्या है इनका, ऑपरेटिंग फंक्शन। अब ये ऑपरेट कैसे करते हैं, और देखिए आप ऑपरेटिव फंक्शन को सर्विस फंक्शन भी समझ सकते हैं कि मतलब इनकी क्या क्या सर्विसेज है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। तो इनका पहला फंक्शन है प्रोक्योरमेंट फंक्शन। तो देखिए एचआरएम क्या करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, तो उस ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे राइट पर्सन होने चाहिए, मतलब कैसे कैसे एम्प्लॉय होने चाहिए, तो उनको ये हायर करता है, उनको जॉब ऑफर करता है। तो देखिए इनको बताया भी गया कि क्या क्या करता है, जैसे कि जॉब एनालिसिस करता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करता है, रिक्रूटमेंट करता है, यानी वो जॉब देना ही रिक्रूटमेंट है, उनको हायर करना। और सिलेक्शन करता है कि कौन सा एम्प्लॉय कैपेबल है कौन सा नहीं है, प्लेसमेंट्स करता है, और क्या करता है ये, ओरिएंटेशन करता है। अगला फंक्शन है डेवलपमेंट फंक्शन। तो देखिए जो एचआरएम है ये फोकस करता है जो भी एम्प्लॉय है उसकी नॉलेज कैसी बढ़ाई जा सकती है, स्किल्स कैसे इंप्रूव किए जा सकते हैं, उनका एटीट्यूड और उनकी वैल्यू कैसी बढ़ाई जा सकती है। तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉय है वो फ्यूचर में क्या करेगा, अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। तो इससे क्या होगा, उसका भी फायदा होगा और ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा होगा। देखिए क्या क्या फंक्शन वो कर सकते हैं। पहला है परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल। तो देखिए जो एचआरएम है जितने भी एम्प्लॉयज है उनका मूल्यांकन करता है, उनका एनालिसिस करता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें कितना पोटेंशियल है, उनकी एनालिसिस करता है। उनको पहले पता लगाता है कि उनमें कितना स्किल है, कितना एटीट्यूड है, उनको कितना नॉलेज है ना। फिर उनको क्या करता है, फिर वो ट्रेनिंग देता है। अब देखिए उनको पता चल गया कि हाँ इस बंदे में इतना पोटेंशियल है, अब उसका पोटेंशियल बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको ट्रेनिंग देनी होगी, उसको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि ये काम ऐसे होता है और एफिशिएंसी के साथ कैसे कर सकते हैं आप। तो उसको फिर क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। फिर अगला फंक्शन है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। तो अब देखिए वो ट्रेनिंग करके उनकी स्किल बढ़ा देते हैं, नॉलेज बढ़ा देते हैं। फिर वो देखते हैं कि वो उनका जो भी उन्होंने ट्रेनिंग दी है क्या वो उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, उनका फिर डेवलपमेंट का एनालिसिस करते हैं कि जो एम्प्लॉई है वो जो काम कर रहे हैं उनकी पोटेंशियल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वो मतलब जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो अपना जो काम कर रहे हैं उनमें उनका डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अगला फंक्शन वो करते हैं करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो एचआरएम होता है वो जितने भी एम्प्लॉइज है उनके करियर की प्लानिंग करता है कि आप इसका ये जो काम कर रहे हैं आगे चल के आपको इस काम का इतना फायदा होने वाला है, उसमें करियर प्लानिंग करते हैं एम्प्लॉइज की, और फिर उसमें डेवलपमेंट कैसे हो सकता है फिर डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। फिर जब भी प्लानिंग करके उसमें और डेवलपमेंट करते हैं फिर उसको लागू कर देते हैं, फिर सभी एम्प्लॉय उसको फॉलो करते हैं। अगला फंक्शन है कंपनसेशन फंक्शन। तो देखिए जो एचआरएम होता है वो एम्प्लॉइज की सारी एक्टिविटी जो भी वो फंक्शन कर रहे होते हैं उनका एनालिसिस करता है, उनकी परफॉर्मेंस को देखता है। तो अगर उनको पता चलता है कि कोई जो एम्प्लॉय है वो ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है, अपना ज्यादा पोटेंशियल डाल रहा है और जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है उनको अच्छे से अचीव कर रहा है, तो इससे क्या होता है वो उनको कंपनसेशन देते हैं। क्या देते हैं, जैसे कि उनकी जॉब एवोल्यूशन, उनकी क्या पोजीशन बढ़ा सकते हैं ना। आपने देखा होगा कोई वर्कर है फिर उसको मैनेजर बना दिया जाता है, फिर उसको और पोस्ट पे हाई पोस्ट पे दे दी जाती है, उसकी क्या सैलरी बढ़ा दी जाती है, उसका वेगेज बढ़ा दिया जाता है और उसको कोई मतलब स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती हैं, उनको बोनस दिया जाता है। तो ऐसे करके उनको कंपनसेशन दिया जाता है। अगला फंक्शन है इंटीग्रेशन फंक्शन। तो देखिए आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने तो ये पढ़ाई होगा इंटीग्रेशन और डेरिवेशन। तो डेरिवेशन मतलब होता है अलग अलग करना और इंटीग्रेशन मतलब होता है मिलाना। तो जो इंटीग्रेशन फंक्शन है इसका मतलब है एकीकरण कार्य। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो इंटीग्रेशन फंक्शन है एक टाइप का ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी हो गई, उसका जो भी गोल है और जो एम्प्लॉइज है उनका गोल को आपस में मिला दिया जाता है ना, जो भी मेंबर्स है और जो भी कंपनी है उनके गोल को सेम कर दिया जाता है। मान लीजिए कोई कंपनी है उसको क्या नंबर 1 बनना है, तो जो एम्प्लॉय है उनके गोल भी सेट कर दिए जाते हैं कि आपको भी अपना जो काम है वो नंबर 1 करना है। तो इससे क्या होता है, वो जो एचआरएम है इन दोनों के जो गोल्स है उनको इंटीग्रेशन कर देता है, उनके गोल्स की मतलब मिला देता है, सेम कर देता है। तो देखिए एचआरएम क्या करता है, इन दोनों को इंटीग्रेशन करने के लिए उनको एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, उनको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव देता है, और उनको क्या है और जो भी सेटिस्फेक्शन है ना जॉब के लिए उनको प्रोवाइड करवाता है, अच्छी खासी उनको सैलरी प्रोवाइड करवाता है और उनको एक अच्छा वर्किंग कंडीशन माहौल देता है काम करने के लिए, और उनकी जितनी प्रॉब्लम्स होती है उनको अच्छे से सॉल्व करता है और उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप को खत्म करता है। अच्छे से जो भी उनकी जो प्रॉब्लम है दिक्कतों को अच्छे से सुना जाता है, उनको हल किया जाता है। इससे क्या होता है जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। अब देखिए जो एम्प्लॉय है उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो कंपनी की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। तो जो एचआरएम है ये दोनों के गोल्स को इंटीग्रेट कर देता है। अगला फंक्शन है मेंटेनेंस फंक्शन। अब देखिए जो एचआरएम है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी एम्प्लॉइज है उसके फिजिकल और मेंटल हेल्थ का पूरा ख्याल रखा जाए, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना डाला जाए जिससे उनकी मेंटल हेल्थ को ज्यादा इफेक्ट ना हो, और उनकी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, उनको जिम वगैरह खुलवाने चाहिए, एक फ्रेश वातावरण रखना चाहिए अपने आसपास है ना, जिससे क्या एम्प्लॉय का काम करने में मन लगा रहे और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़े।
और देखिए जो एचआरएम है वो अपने एम्प्लॉयज को कई सारे बेनिफिट्स दे सकता है, जैसे कि हाउसिंग, जिनका घर नहीं है उनको घर दिलवा सकता है, मेडिकल केयर दिलवा सकता है, एजुकेशनल फैसिलिटीज, जो अगर एम्प्लॉय बाहर विदेश में पढ़ना चाहता है तो उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। कन्वे फैसिलिटीज, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय बहुत ज्यादा दूर रहता है तो उनको ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवा सकता है। तो ऐसी कई सारी फैसिलिटीज है जो एचआरएम है वो अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करवाता है। तो इससे क्या होता है, वो मेंटेनेंस फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये पहला पार्ट था, इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही डालूंगा। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। तो अभी जाइए टेलीग्राम से पीडीएफ उठा लीजिए। और दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये दूसरी पीडीएफ है, डीयू सोल की ही पीडीएफ है। मैंने क्या करा है कि बस उस पीडीएफ में से जो मेन टॉपिक्स थे, पॉइंट्स थे, उनको उठा लिया है। कि जो डीयू सोल की पीडीएफ है ना उसमें बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो इतना ज्यादा काम का है नहीं, तो मैंने उसके शॉर्ट में उठा लिया ताकि आपको एक परफेक्ट नोट मिल सके, ताकि आप वो पेपरों के टाइम पे अच्छे से रिवीजन कर सकें। तो आपको मैं इसी पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, ऐसी सारी मैं सभी लेसन की ऐसी पीडीएफ बनाऊंगा। तो ठीक है, आपको ऐसी बारी बारी सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ गए हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं और जल्दी जल्दी वीडियो लाता रहूं और आपका ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दूं। तो दोस्तों तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।